जय हो दोस्तों। एक बार फिर से अंबेडकर पुराण में आप सबका स्वागत है। और आज फिर लिए चलता हूँ आपको उस चमचा युद्ध की डिस्कशन में, उसी कहानी में जो हम कल तक डिस्कस कर रहे थे। शायद आपको याद होगा जो हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस ने बड़े पैतरे के साथ एक ऐसे इंसान को खड़ा किया जिसका प्रभाव दलित समाज पर बहुत ज़्यादा था। उम्मीद करता हूँ आपको कल का थोड़ा सा भी डिस्कशन अगर याद हो तो कैसे कांग्रेस ने उस वक्त पे दलित वर्गों के साथ खिलवाड़ किया। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस ने एक ऐसा पास किया, प्रस्ताव पारित किया जिसका कुछ नहीं निकला। अगर निकला, अगर हम कह सकते अगर निकला तो क्या, दलितों का एक मसीहा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के उत्थान के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर कैसे एक लीडर के रूप में उभरे, आज बहुत कम टाइम में उनके बारे में हम बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं चमचा युग के नेक्स्ट चैप्टर से, अंबेडकर का उत्थान। हमारे इतिहास के इस चरण में, यानी कि जो अभी घटना घट रही थी, जब भारत में हर कहीं अछूत लोग छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे, तब 1917 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। अछूतों की बढ़ती जागरूकता के साथ युगों पुरानी गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने की इच्छा प्रकट होती रही और भारत में हर कहीं वे बहुत ज्यादा मुखर हो चुके थे। समय बीतने के साथ दलित वर्गों को और ऊंची जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और उसमें काफी हद तक लड़ाइयां होने की संभावना हुई। इसी दौर की अगर बात करें तो सन 1919 में मिस्टर गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सन 1919 में, और लगभग तुरंत ही, बहुत जल्द कांग्रेस पर अपना कब्जा जमा लिया। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में भी स्पेशली बात करेंगे ताकि रियलिटी आप तक पहुंच सके, आपको पता चल सके। इनका निधन हुआ था रिसेंटली। उनके निधन हो जाने से मिस्टर गांधी का काम बहुत आसान हो गया। इस समय तक कांग्रेस अधिकतर ब्राह्मणों का गढ़ था, किंतु गांधी जी के उत्थान के साथ ही, यानी कि 1919 में उसके आसपास में तिलक जी का निधन हुआ और पूरी कांग्रेस पे गांधी जी का कंट्रोल हुआ। तो ये कांग्रेस जो पार्टी थी, ब्राह्मण बनिया का संगठन बन के रह गई। आज वर्तमान में भी आप देख सकते हैं जो चीफ ऑफ द पार्टीज है, उस वक्त भी वही था और आज भी वही है। ब्राह्मणों के दिमाग और बनियों के पैसे, रिपीटिंग, ब्राह्मणों के दिमाग और बनियों के पैसे ने इसे एक जबरदस्त ताकत बना दिया। My personal opinion, if you look at the struggle of the depressed class, if you look at the efforts of the दलित क्लास और डिप्रेस्ड क्लास, उनके पास ना तो कोई पैसा था और ना कोई फाइनेंसर। उन्होंने खुद से लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से काफी हद तक उनको अपना सम्मान भी मिला। तो अछूतों के बागी तेवर और मुद्राओं को देखकर अपर कास्ट हिंदूज में एक भ्रम पैदा हुआ
इवन आई वुड से कि उन्होंने कुछ भ्रम पैदा करने शुरू कर दिए और वो डिप्रेस क्लास को अलग अलग तरह की सलाहें देने लगे। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है यंग इंडिया का। एक न्यूज़पेपर है जो गांधी जी छापते थे। उन्होंने 1920 में, तारीख है 20 अक्टूबर, एक लेटर लिखा। उसके कुछ शब्द ऐसे हैं: तब अंत में सेल्फ हेल्प और सेल्फ इंडिपेंडेंसी रह जाती है और यही असहयोग का प्रयोग आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के विरोध विरोध प्रदर्शन करके पंचम लोग, अभी पंचम लोग कौन है? मैंने बताया ना, अलग अलग तरह के। मैंने नहीं, मतलब इस बुक के थ्रू मैंने बताया। जब उन्होंने देखा कि दलित वर्ग काफी आगे बढ़ चुका उनके संघर्ष में, तो इन्होंने दिमाग लगाया और अलग अलग तरह के इन्होंने भ्रम पैदा करने शुरू कर दिए। तो गांधी जी ने भी एक ऐसा ही भ्रम पैदा किया दलित वर्गों के दिमाग में। उन्होंने इन लोगों को पंचम लोग का नाम दिया, पांचवा। चार तो आपको पता ही है वर्ण व्यवस्था के, तो पांचवा हुए ये दलित, अनटचेबल्स। तो कहते हैं पंचम लोग तब तक अन्य हिंदुओं के साथ सारे अनुबंध और संबंध रोक सकते हैं जब तक विशेष शिकायतें जारी रहती हैं। किंतु इसका मतलब होता है संगठित बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास। और जहां तक मैं समझता हूं, पंचमों में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गांधी जी की मानसिकता पता चलती है। नॉट कमेंटिंग, don't go by my impressions or the gestures, but whatever is written in this book is true. और जहां तक मैं समझता हूं, पंचमों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उन्हें असहयोग के माध्यम से विजय की ओर ले जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी की मानसिकता कहो या सोच कहो, वो दर्शाता है। उनको ये लगता है कि दलित वर्ग संघर्ष तो कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उनके पास कोई नेता नहीं है। क्या 2017-18 में जो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, उस वक्त SC ST OBCs का कोई नेता था? आप सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता उस वक्त अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। मैं मानता हूं 2 अप्रैल को उस वक्त भारत बंद सक्सेसफुल रहा। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1985 में, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा सफल रहा। लेकिन अगर जहां तक लीडरशिप की बात करें, उस वक्त भी राष्ट्रीय सतह पर, नेशनल लेवल पे कोई लीडर नहीं था। जस्ट कंपेयर द सिचुएशन ऑफ दिस 2018 और ये जो गांधी जी कह रहे हैं। खैर, ये इनकी एक सोच थी। इन्होंने बहुत कम आंका दलितों के संघर्ष को। ठीक है, मान लेते हैं, हाँ, गांधी जी को अछूतों के बीच इस स्तर की ना तो कोई बुद्धिमत्ता दिखाई दी और ना कोई दमखम वाला कोई नेता दिखाई दिया। किंतु उसी दौरान की अगर हम बात करें, तो कोई था जो बहुत अच्छे से देख रहा था, समझ रहा था, और उसको उम्मीद थी कि दलित वर्ग का कोई एक नेता है जो उनको इन हजारों साल की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाएगा, इनकी बेड़ियां तोड़ेगा और इनकी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्रगल करेगा। वो इंसान थे एक गैर ब्राह्मण नेता, कोल्हापुर के साहू जी महाराज। ये अछूतों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त पे दलितों के जो नेता के रूप में वो देख रहे थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
उनका वहाँ इनसे परिचय हुआ। और साहू जी महाराज की ये राय थी कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों को युगों पुराने बंधन से मुक्त कराएंगे। और उन्होंने अनटचेबल्स को एक सलाह दी कि वे अपने नेता और मुक्तिदाता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की ओर देखें और साथ ही उनका सहयोग करते रहें। आज पीछे मुड़कर देखते हुए हम बेखटके ये कह सकते हैं कि गांधी जी को अछूतों की बढ़ती शक्ति का ज्ञान ही नहीं था। बहुत कम आंक रहे थे ना, पंचम लोग नाम दिया, ना कोई उनको दमखम दिखाई दिया, ना कोई नेता दिखाई दिया। लेकिन साहू जी महाराज थे जो देख पा रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग के लिए एक मुक्तिदाता का काम करेंगे। ये सिर्फ उनकी राय नहीं थी, उनका एक ज्ञान भी था, बल्कि उनमें आने वाली घटनाओं के सही सही पूर्व अनुमान की दृष्टि भी थी साहू जी महाराज के अंदर, जो देख पा रहे थे। बहरहाल कोई देख पाया ना देख पाया, हार्डली मैटर्स, बट डॉक्टर अंबेडकर का उत्थान अछूतों के नेता के रूप में हो चुका था। और आने वाले टाइम में जितनी भी आने वाली गतिविधियां थी और जो काम थे, उनको संगठित करने में बहुत ज्यादा बिजी हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जैसा कि गांधी जी टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर पब्लिश करते रहते थे, वो कभी न यंग इंडिया पब्लिश करते थे तो कभी हरिजन पब्लिश करते थे। पैरेलल लाइंस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर निकाला। उन्होंने दलितों के मसले को आगे बढ़ाने के लिए और बेआवाजों यानी कि गूंगों की तरफ से बोलने के लिए एक अपना अलग मुखपत्र बनाया। नाम था मूक नायक, गूंगों की आवाज। वक्त बीतता गया और सन 1925 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट शुरू किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष चलाए और धीरे धीरे निर्विवाद दलितों के नेता बन गए। उन्होंने 1930-31 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, स्ट्रांगली दलित वर्ग का पॉइंट रखा, दलित वर्ग की एडवोकेसी की। विडंबना ये रही, फिर भी गांधी जी को ये ना अच्छा नहीं लग रहा था सब कुछ। आपको याद होगा कि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गई ही नहीं थी। जब उनको पता चला कि कोई दलित वर्ग का नेता है जो स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रख रहा है और अनटचेबल्स, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने देखा कि अछूत नेतृत्व की बुद्धि और दमखम काफी अच्छे से दिखाई दे रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी यहाँ थोड़ी बैठने वाले थे। उन्होंने दलित वर्ग के नेता की बुद्धि और दमखम का टेस्ट करना चाहिए, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, ये तो शुरुआत थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उत्थान की। आप सब जानते हैं ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930s में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और उसी की देन थी दलितों की राइट्स की, जो धीरे धीरे कन्वर्ट होती होती गांधी जी की ब्लैकमेलिंग की वजह से फाइनली पूना पैक्ट में बदल गई। ये उनका एक बहुत ही घटिया कार्य रहा। बहुत सारे ऐसे आपको लेख मिलेंगे, एडिटोरियल मिलेंगे, उसमें ये सारे शब्द लिखे गए हैं। तो अब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग के निर्विवाद नेता बन चुके थे। जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात है, उनके पॉइंट्स की हम अगली चर्चा में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट अपना डिस्कशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने जो पॉइंट्स रखे वो कौन से थे।
किन चीज़ों से रिलेटेड थे। जुड़े रहिए अंबेडकर पुराण के साथ। अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की, उन अधिकारों की, उन हकों की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखे दलित वर्ग के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अंबेडकर पुराण से जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स में है, जो भी आपको सही लगे उनको जोड़ते भी रहिए। अगली अंबेडकर पुराण की जो पेशकश होगी उसमें हम बात करेंगे दलितों के अधिकारों की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी। इसके बाद बहुत ही अहम डिस्कशन होने वाला है। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे, समझते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबकी जय हो। शुक्रिया।